हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी क्लासेस की टाइमिंग क्या है। दोस्तों, अभी आप लोगों को लाइव क्लास नहीं दी जा रही है, इसीलिए आपको एग्जैक्टली टाइम पर आपकी क्लास नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं। जैसे कि आपको 9 बजे अगर पहली क्लास चलती है तो मान लीजिए 10-20 मिनट आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि अभी मुझे लाइव नहीं मिला है। जिस दिन लाइव मिल जाएगा उस दिन परफेक्ट टाइम पे आप लोगों को क्लास प्रोवाइड की जाएगी। इस समय आपको जो टाइमिंग है वो लगभग में दी गई है। 9 बजे के आसपास आपको पहली क्लास प्रोवाइड की जाती है, दूसरी क्लास 1 बजे के आसपास, तीसरी क्लास आप सभी को 4 बजे के आसपास और चौथी क्लास आप सभी को 6 बजे तक। ठीक है, ये अभी एग्जैक्टली टाइम नहीं है, परफेक्टली टाइम नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि कुछ दिन बाद मैं जब लाइव आऊँगा तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आप सभी को मैं लाइव पढ़ाऊँगा उस समय। तो जब तक अभी लाइव नहीं आता है तब तक आप लोग ऐसे मैनेज कीजिए। बाकी आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज आपसे यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, सूची 1 में आपकी क्या दिए गए हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपका कहाँ से संबंध रखता है, मध्य प्रदेश से या उत्तराखंड से या महाराष्ट्र से या झारखंड से। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग सही से ध्यान से पहले देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, उत्तराखंड। चलिए, और दूसरा वाला जो है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ये है झारखंड से संबंध रखता है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा आपका ऑप्शन है जा रहा है। और आपका जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका संबंध रखता है मध्य प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, और आपका चौथा वाला जो है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका महाराष्ट्र से संबंध रखता है, हातिम। तो जितने भी लोग यहाँ पर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी आपका क्या है, देखिए आपका दिया गया है बी। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अच्छे से देख लीजिए सभी लोग। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करती है। सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, SO2। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करती है। सभी लोग अच्छे से इसे ध्यान से देख लें। चलिए, मखाना। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का कारण नहीं है। बताइए, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोगों ने पढ़ा होगा वाहन प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है। 6, 7, 8 में आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हाइड्रोजन पराक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पराक्साइड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ये वक्ता। चलिए, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किस जगह आज़ाद हिंद फौज INA वर्ष 1943 में अस्तित्व में आई। सभी लोग बताइए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जवाब है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, सिंगापुर। किस जगह आज़ाद हिंद फौज INA वर्ष 1943 में अस्तित्व में आई थी, सिंगापुर। जितने भी लोग कह रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूचियों को मिलाइए। जैसे बांदीपुर अभ्यारण्य, ये संबंध आपका किससे रखता है। आपका बी दाची गम अभ्यारण्य, ये आपका कहाँ से संबंध है। और आपका मानस अभ्यारण्य और पेरियार अभ्यारण्य, सभी को बताना है ये ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन से सही दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों,
आपका जो इसमें सही ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं, ये आपका जो बांदीपुर अभ्यारण्य है, ठीक है, ये आपका संबंध रखता है कर्नाटक से। दोस्तों दुर्गा पूजा, जितने भी लोग यहाँ पर कर्नाटक जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और दाचीगम अभ्यारण्य, ये आपका अभ्यारण्य ये कहाँ से संबंध रखता है, सभी लोग बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो आपका कश्मीर है इससे संबंध रखता है, ठीक है। और मानस अभ्यारण्य ये आपका कहाँ से संबंध रखता है, देखिए आपका यहाँ पर कोशिश यही है कि आप लोगों को यहाँ पर जितने अधिक क्वेश्चन हो सके मैं आपको कराऊँ, ठीक है। तो आप लोग इसी लिए आप लोग फोकस पूरा बनाए रखिए, आपको यहाँ पर अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। मानस अभ्यारण्य ये आपका कहाँ कौन सा ऑप्शन है, अब तक इसमें जितने भी लोगों ने जवाब दिया है तो उसमें से जो सही ऑप्शन है आपका असम, ठीक है दोस्तों। और आपका पेरियार अभ्यारण्य ये जो सही ऑप्शन है आपका, सभी लोग देख लीजिए, इसमें आपका जो राजस्थान है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान और केरल, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके उसी में आएंगे। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है। चलिए सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करता हूँ मैं। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1700 ईस्वी में, मतलब कि 17वीं शताब्दी में स्थापित फोर्ट विलियम की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था। 1700 ईस्वी में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सर जॉर्ज चारनॉक, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूचियों को मिलाइए, ठीक है। गिरवन, यहाँ पर आपका संबंध किससे है, ऑप्शन दूसरे तरफ जो सूची में दिया गया है संजय, जितने भी लोग को पता है बताएं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कन्फ्यूजन मत रखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गिरवन जो है आपका संबंध रखता है आपका जो दूसरा वाला है शेर, ठीक है। गिरवन किस लिए जाना जाता है, शेरों के लिए जाना जाता है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर गिरवन जो है शेर पर जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। काजीरंगा आपको बताना है इसमें आपका कौन सा सही है। काजीरंगा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 4 है कैंडा के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका जो दाचीगम है ये आपका तीसरे वाले ऑप्शन में जाएगा, ठीक है, जो कि सामने सामने दिया गया है। और आपका ये घाना अभ्यारण्य, ठीक है, ये आपका किससे संबंध रखता है, साइबेरियन क्रेन। तो सभी लोग एक बार अच्छे से इसे देख लीजिए, ठीक है। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग अच्छे से देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शंस हैं जो कि आपके सही मिलान नहीं किए गए हैं, तो कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसका मिलान सही नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है सन्यासी विद्रोह, ये महाराष्ट्र से संबंध नहीं रखता है। बाकी के जो तीनों हैं आपके ये बिल्कुल करेक्ट हैं। बाकी ये पहला वाला आपका जो है सन्यासी विद्रोह ये महाराष्ट्र से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। बाकी के ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। बाकी के तीनों आप लोग अच्छे से देख लीजिए। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर, पोलीगार विद्रोह कुरनूल, और आपका पागलपंथी विद्रोह जो है ये आपका उत्तर पूर्व भारत। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह ये आपका महाराष्ट्र से संबंध नहीं रखता है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रात्रि के भिन्न भिन्न समय पर तारामंडल की स्थिति में परिवर्तन का कारण क्या है। सभी लोग बताएं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक है, यही कारण है कि रात्रि के भिन्न भिन्न समय पर तारामंडल की स्थिति में परिवर्तन का कारण जो है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है
दोस्तों आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, सभी लोग बताइए। सभी लोग को पता होना चाहिए इसका जो ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जिनका भी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, केंद्रक को। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए लग रहे हैं वो लोग आप लोग कॉपी और पेन साथ में रखिए, आप लोग नोट करते हुए चलिए। ठीक है, महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, सभी लोग बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान संतुलम की रचना जो है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने की थी। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसका सुमेल नहीं है, सभी को पता है। इसमें एक ऑप्शन कोई ऐसा है जो कि गलत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है पीत क्रांति, जो कि ऊन से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बाकी तीनों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ये आपका एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। हरित क्रांति संबंध है कृषि से, श्वेत क्रांति संबंध है दुग्ध उद्योग से, और नीली क्रांति आपका संबंध है मत्स्य पालन से। ठीक है, और पीत क्रांति इसका संबंध आपका ऊन से नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये पीत क्रांति मैं आपको बता दूं, ये आपका संबंध है पीतल से। ठीक है, तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ऊन से, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि ये मिलान आपका सही नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था है, सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए किस्मत ऑप्शन नंबर डी, अजीब। तो द्विदलीय व्यवस्था जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी लोग अच्छे से ध्यान से इसे देख लीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है, दोस्तों उर्दू किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन बताइए आप लोग। कोई जादू यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, आपको यहाँ पर आंसर देना है कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब जरूर दें। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है तुर्की, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। उर्दू जो है तुर्की भाषा से लिया गया है। किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग अच्छे से देख लें। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि, बताइए सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए, इसका आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यदि पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को लगाएंगे तो क्या होगा, इसका रीज़न क्या है, सभी को बताना है। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही है, क्योंकि अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। तो आरएनबी जितने भी लोग पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज आपका यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब की वायु को पूर्णतः निकाल दिया जाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब की वायु को पूर्णतः निकाल दिया जाता है, इसको हम इस भाषा में भी कह सकते हैं कि निर्वात रखा जाता है। निर्वात रखा जाने का मतलब है कि निकाल दिया जाता है। ये साइंस की भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, निर्वात रखा जाता है। तो जिससे इसका कारण क्या है कि विद्युत बल्ब की वायु को पूर्णतः निकाल दिया जाता है। इससे होता क्या है कि टंगस्टन तंतु का ऑक्सीकरण ना हो पाए, बल्ब ना टूटे और शोषण के कारण प्रकाश की हानि ना हो पाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। इस्माइली जितने भी लोग का ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
टंगस्टन तंतु का ऑक्सीकरण ना हो पाए, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो सभी लोग पूरे फोकस के साथ इस प्रश्न को देखें, अच्छे से देख लें। चलिए रास्ते में आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कबीर के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ, सिकंदर लोदी जो थे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कबीर जो थे इनके समकालीन मतलब माने जाते थे सिकंदर लोदी, मतलब कबीर दास जी जब थे उनका समय जब था तो उस समय सिकंदर लोदी का भी समय चल रहा था। तो इसीलिए इनका काल जो है, कबीर दास जी जिस काल में थे उसी काल में सिकंदर लोदी भी समकालीन। देखिए काफ़ी पुरानी बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, तो एक उसमें आकलन के लिए बोल दिया जाता है कि समकालीन। ठीक है, समकालीन का मतलब तात्पर्य यही है कि आस ही पास लोदी वंश के आस ही पास कबीर माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदू कोड और मुस्लिम कोड किसने बनाए। बताइए सभी लोग, हिंदू कोड और मुस्लिम कोड किसने बनाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आजकल हिंदू और मुस्लिम इन दो कास्ट में बहुत ज़्यादा मतभेद होता रहता है आए दिनों। तो आपको बताना है कि हिंदू कोड और मुस्लिम कोड किसने बनाए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, कर्जन, ये लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कर्जन जो है इन्होंने ही हिंदू कोड और मुस्लिम कोड बनाया था। ठीक है, चलिए मनोज, आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। सभी लोग बताएं, संगम युग की बात की जा रही है। ठीक है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए मुरुगन आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मुरुगन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब क्रिकेट का मुरुगन मत समझ लीजिएगा, काफ़ी लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, तो उसमें भी आपको इयान मोर्गन आपको मिल जाएंगे, इंग्लैंड के जो कि कैप्टन हैं, तो जिन्होंने अभी हाल ही में 2019 में वर्ल्ड कप 2019 जो कि आईसीसी की तरफ से कराया जाता है, उसमें उन्होंने अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जिताया। सभी को पता होगा। देखिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगा मुझे बताना, तो मैंने बता दिया। बाकी जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें। मोर्गन कौन है आज के समय में। इयान मोर्गन आपके विश्व क्रिकेट के इंग्लैंड टीम के कैप्टन हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पिंडारियों का दमन अभियान शुरू किया था। सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। निम्न में से किसने पिंडारियों का दमन अभियान शुरू किया था। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए हेस्टिंग्स जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हेस्टिंग्स जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग अच्छे से देख लें इस प्रश्न को। आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित है। सभी लोग बताएं, भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, 5 कमानों में जो है संगठित है। चलिए दोस्तों इसे अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि फाइलेरियसिस नामक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। बताइए, फाइलेरियसिस नामक रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है, सभी को बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो फाइलेरिया है एक छोटी सी एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसी के कारण ये जो है आपका उत्पन्न होता है। फाइलेरिया ये एक बुखार से स्टार्ट होता है, बाद में ये कौन सा कारण बन जाता है आपका, फाइलेरियसिस। ठीक है, फाइलेरियसिस नामक रोग का कारण बन जाता है। दोस्तों थोड़ा सा टफ नाम है, आप लोग अच्छे से इसे ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों फ्लाइट मोड पे नहीं था। चलिए आपसे अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिए। भारतीय थल सेना, आपको मैंने बताया क्या इसमें 2200 नंबर क्वेश्चन।
ठीक है, आप लोग का 24 नंबर क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिए। लोसांग उत्सव मनाया जाता है, सभी लोग बताएं लोसांग उत्सव कब मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है सभी को बताना है। तो लोसांग उत्सव जो है आपका कहाँ पर मनाया जाता है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है, जो कि ठंडा प्रदेश है, आपके भारत में ही पड़ता है, सिक्किम में। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था। सभी लोग बताएं सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था। तो 25 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए अशोक आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अशोक ने जो है सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण धामेक स्तूप का निर्माण अशोक ने ही किया था, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन बादलों में होता है, बताइए सभी लोग बादलों में क्या होता है। तो जिसको भी पता है इसका जवाब दे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका जल की बूंदें वायु में प्रक्षिप्त। ठीक है, बादलों में यही क्रिया होती है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है अंकित बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जल की बूंदें वायु में प्रक्षिप्त। ठीक है, बारीकियां सुनने। आपका 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम नाभिकीय विखंडन है या नाभिकीय संलयन है या गैस का दहन है या अभी ज्ञात नहीं होना है। ठीक है, बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑड नंबर बिल्कुल बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा, आपसे पूछा जा रहा है कि मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे अधिक प्रदूषित गैस क्या है। सभी को बताना है करेक्ट टाइम इस पे कौन सा आपका सही है डायरी। तो जितने भी लोग 28 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड, काफ़ी लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्रुव तारा जो है गतिमान आभासित नहीं होता है क्योंकि यह पृथ्वी घूर्णन अक्ष की सीध में है, यह पृथ्वी के नहीं अपितु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, या इसकी गति को केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है, या इसकी घूर्णन गति बहुत अधिक होती है। सभी लोग बताएं। 29 नंबर क्वेश्चन में सभी लोग विश्लेषण करिए आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा। टोटला नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है या पृथ्वी घूर्णन अक्ष की सीध में है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ग का रक्त सर्वदाता की श्रेणी में आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा रक्त है जो कि सभी श्रेणियों में सम्मिलित होने के लिए तैयार है। मतलब एक व्यवहारिक भाषा में मैंने बता दिया। बाकी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा वर्ग होता है रक्तों का जो कि सभी रक्तों में मतलब सभी जैसे चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे बी पॉजिटिव हो, आप चाहे जो भी हो सब में सम्मिलित हो जाता है। मतलब सभी के लिए वो सूटेबल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वो कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है। तो जो आपका ओ है, ठीक है, ये सभी में सर्वदाता की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को छांटिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि रतौंधी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रोग को छांटना है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को छांटिए। तो देखिए आपका जो ए वाला है बहुत ही सिंपल है, सभी को पता होगा। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है,
ठीक है। रतौंधी रोग में क्या होता है, आपको रात के समय कम दिखाई देता है और कभी कभी ऐसा केस होता है कि किसी किसी को तो दिखाई नहीं देता रतौंधी जब बहुत हाई लेवल का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका रतौंधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि शरीर के मुख्य ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग बताइए, ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तंबू, तो जितने भी लोग को तंबू इसमें पता है वो लोग बताएं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, 5। ठीक है, शरीर के मुख्य ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो सभी लोग जानते ही हैं पांचों नाम क्या क्या हैं। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है 5 की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देखिए, मानव शरीर के टाइफाइड रोग से ग्रस्त होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। सभी लोग बताइए, 13। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से फोकस करिए अपने इस प्रश्न को। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंत्र, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आंत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग अच्छे से देखिए और यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को बताया जाए आप लोग पूरा देखिए। आप लोग यदि मेरी बात को मानेंगे, आप लोग हर एक प्रश्न को देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए ही फ़ायदा है, इसमें मेरा कुछ नहीं फ़ायदा है। ये सारे वीडियोज़, ये सारे प्रश्न आप ही लोगों के लिए हैं। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मैं अपना अगला वीडियो लाने के लिए हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ रहूं और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकूं अच्छे से। ठीक है, एक मोटिवेशनल मुझे मिले, आप लोग ही दिला सकते हैं ये मोटिवेशन। तो 34 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि शरीर के किस अंग में मूत्र निर्माण का कार्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग को बताना है और बहुत ही अहम हिस्सा होता है। आपको बताना है कि किस अंग में मूत्र निर्माण का कार्य होता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर वृक्क आ रहा है तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वृक्क। ठीक है, सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा ज़रूर होगा, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, मानव शरीर की बात कर रहा है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों में यहीं पर निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। सभी लोग बताएं, बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। देखिए, पृथ्वी के बारे में तो सभी लोग वाकिफ़ होंगे कि पृथ्वी कितना समय लेता है, लेकिन इसको बुध के बारे में लोग वाकिफ़ नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पर 1 साल पूरा करने में केवल 88 दिन का समय लगता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी 365 जो दिखा रहा है ये आपका पृथ्वी इतना समय लेता है। ठीक है, आपके पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाता है, जबकि सूर्य को 88 दिन का समय लगता है, क्योंकि वो सूर्य के एकदम बगल में है, मतलब पृथ्वी से पहले पड़ता है आपका बुध ग्रह और सूर्य के करीब भी माना जाता है। सूर्य के सबसे करीब जो है वो आपका बुध ग्रह है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न था। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलते रहेंगे यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए पहले 3 वीडियोज़ प्रोवाइड किया करता था, लेकिन आज से अब से आपको 4 वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी लोग अभी नए हैं वो लोग भी जुड़ें, ताकि उन्हें हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के माध्यम से उन्हें अपने परीक्षा की तैयारी करने में कोई दुविधा ना हो। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं अपने अन्य वीडियो में। आप लोग हमसे जुड़े रहें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
धन्यवाद।